आम तौर पे जी। एक ये धारणा है कि डाइट को कंट्रोल कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। जी, डाइट को कंट्रोल ना करो, डाइट को समझो। सो ग्लूकोज हमारी एनर्जी की करेंसी है। लेटली या पिछले कुछ सालों से कार्ब्स को बड़ा विलेनाइज किया जा रहा है। जी, बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल कैसे मार्केट में फूड ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से रिसर्च निकलती है, तब किसी चीज़ को आप हीरो बनाते हैं या विलन बनाते हैं। और किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। प्रोसेस फूड इज़ वे हायर नाउ एंड नॉट इवन प्रोसेस फूड, ईज़ी फूड आई वुड से। आसानी से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने वाला कौन सा कंपोनेंट है आउट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स? कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रेशन। वी आर टेक्निकली बैग ऑफ वाटर। दूसरा कार्बन, फिर उसमें से तो जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज एटीपी क्रिएट करने में हेल्प करता है हमारे को। इवेंचुअली सेम थिंग हैपेंस विद द प्रोटीन एज वेल। पुराने जमाने के हिसाब से देखिए तो उसकी अहमियत है कि कितना चीज़ कितने में डालते हैं, सो दैट उसका एक बैलेंस बनना चाहिए। 20% ग्लूकोज आपको ब्रेन लेता है आपकी बॉडी का। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼रूरत है। अच्छा, जब फिटनेस की बात आती है तो सब यही कहते हैं कि 80% ऑफ इट इज़ डाइट। ऑफ कोर्स कि अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आम तौर पे एक ये धारणा है कि डाइट को कंट्रोल कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। जी। चाहे आप जितनी मर्जी सख्त एक्सरसाइज भी करते हो, डाइट ख़राब है तो फिर बात नहीं बनेगी। ये बात सही है? डाइट को कंट्रोल ना करो, डाइट को समझो। सो मैं डाइट भी नहीं कहता, मैं न्यूट्रिशन कहता हूँ। जी। सो अगर कंपोनेंट डाइट की बात करते हैं तो फिर हम अटक जाते हैं कि हमें डाइट फॉलो करनी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और फिर हम उसको डाइट पे नहीं फोकस करके एज ए न्यूट्रिशन लेके फोकस करते हैं उसको। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी जो कुछ भी हम खाते हैं जी। उसको एनर्जी में तब्दील कैसे करती है, बॉडी उसको सेलुलर लेवल पे कंज्यूम कैसे करती है, तो हम जो कुछ भी खाते हैं, इज दिस ट्रू कि वो हर चीज़ को शरीर शुगर में ब्रेक डाउन करता है? सो स्पेसिफिकली ग्लूकोज में। सो ग्लूकोज हमारी एनर्जी की करेंसी है। सो कुछ भी तोड़ेंगे, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो शरीर के अंदर वो टूट के ग्लूकोज बनते हैं। वो बोले कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हो, प्रोटीन्स हों, सो दे ब्रेक डाउन, और उनको जब ग्लूकोज बनती है तो जो हमारे सेलुलर लेवल्स पे ग्लूकोज को अब्जॉर्ब किया जाता है, तब एनर्जी क्रिएट की जाती है, जिसे एटीपी कहते हैं। अच्छा, तभी जब किसी आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए फॉर एनीबॉडी, तो जब उनको कोई और चीज़ नहीं दे सकते, उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, सीधा ग्लूकोज दिया जाता है। करेक्ट। क्योंकि बॉडी उसको इमीडिएटली इस्तेमाल करने की कैपेसिटी में होती है। जी, बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं करती है, बॉडी उसको डायरेक्टली यूज काम नहीं करना पड़ता उसको यूज़ करने के लिए। करेक्ट। जैसे अब जैसे कोई बीमार होता है तो हम लोग जूस पिलाते हैं रादर देन फूड खिलाते हैं। राइट। सो च्यू नहीं करना पड़ता, डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, सिंपली एब्जॉर्ब होता है, ब्लड शुगर लेके चले जाता है, उसको सेलुलर लेवल पे दे देता है। और जी, तो जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं जी, वो उनका एक हर न्यूट्रिएंट का आई थिंक एक लेवल होगा कि कितनी देर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कि उसका जो प्रोसेसिंग का साइकिल है बॉडी में, कि अगर किसी ने एक चम्मच सीधा शुगर का खा लिया जी, तो वो ग्लूकोज में जल्दी तब्दील होगा, बजाय कि अगर आपने एक चम्मच देसी घी का खाया है या पीनट बटर का खाया है, वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा। तो ये साइकिल क्या है अलग अलग न्यूट्रिएंट क्लासेस का? सो हर एक न्यूट्रिएंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसका जो पहला काम होता है वो एनर्जी देने का होता है। दैट इज़ द फर्स्ट वे, राइट। अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो उसका काम हार्मोन्स बनाने का होता है, एनर्जी स्टोरेज का काम होता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो अगेन उसका मेजर जो काम होता है वो हार्मोन्स बनाने का होता है और अपने सेलुलर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने का होता है। सो दिस इज़ द वे इट वर्क्स। अब जैसे आपने बोला कि शुगर खाया तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, जहाँ घी खाया तो लोग कहते हैं हमें हजम नहीं होता घी, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक डाउन इन द बॉडी। सो दैट वे हर एक खाने का और हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक काम होता है, और उसका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम खाने में डालते हैं, सो हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिले और उसके सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिले। अच्छा, एक ना ऐसा दौर चला, आई थिंक अब उसमें तब्दीली आ रही है कि पहले फैट को विलेनाइज किया गया। जी। जिस किसी को भी अपना वजन कम करना होता था कहते भी बटर खाना छोड़ दो, घी खाना छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो है ही फैट, और आपको फैट जो फैटनेस है वही तो आपकी समस्या बनी हुई है, तो इसको छोड़ो। अच्छा, अब लेटली या पिछले कुछ सालों से कार्ब्स को बड़ा विलेनाइज किया जा रहा है। ये किस हद तक सही है? कार्ब्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है? अच्छा, पहले इससे बात करते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं। हाँ। हर 10 साल में पहले 10 साल की एक स्टडी देखी जाती है, उसका एक एवरेज स्पैन देखा जाता है कि कैसे लाइफस्टाइल चल रहा है, बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल कैसे मार्केट में फूड ट्रेंड चल रहा है,
उसके हिसाब से रिसर्च निकलती है, तब किसी चीज़ को आप हीरो बनाते हैं या विलन बनाते हैं। सो दिस इज द वे इट वर्क्स, राइट? तो जैसे पहले फैट को विलन बनाया गया था बिकॉज कि उस टाइम पे फास्ट फूड इंडस्ट्री आई थी। हर चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोसेस थी, हर चीज़ इतनी ज़्यादा फ्राइड थी, लोगों को नहीं मालूम था और लोग एंजॉय कर रहे थे। एंड उसके जो आउटकम्स आना शुरू हुए, जब रिसर्च करी गई तो मालूम पड़ा कि ये तो एक्सेसिव फैट इंटेक हो रहा है और किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। जी। सो देन स्टार्टेड हैपनिंग कि हाँ, फैट को खाना कम करो, फैट इज अ विलन। लेटली अगर हम पिछले 20 सालों की बात देखें तो अब हमारा लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया है। जी। हमारा हिलना डुलना तो बहुत कम हो गया कंपैरेटिवली, राइट? और अब जब रिसर्चेस हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी इनटेक की बात भी होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात भी होती है अब, और फिर जब ऊपर से ये सोशल मीडिया ने अच्छी तरह हमारे को टेक ओवर किया हुआ है, जहाँ पे हमारे को सेल्फीज लेने का शौक हो गया है, प्लस देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दिस। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अब लाइमलाइट में आ चुके हैं बिकॉज processed food is way higher now, and not even processed food, easy food I would say. So easy food खाने के लिए you don't have to work for it. अब वही बात बॉडी के लिए भी होती है, आपने खा तो लिया पर बॉडी डोंट हैव टू वर्क एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू एनर्जी, पर एनर्जी आप यूज नहीं कर पाते हैं, फिर कार्ब्स विलन होना शुरू हो गए। सो दैट वे इट वर्क्स। जब उसकी जो मैं आपकी बात करूँ, जो विलन इसलिए बने हैं क्योंकि जब हम आज के ट्रेंड में होता है कि कार्ब्स छोड़ दो, आप पतले होना शुरू हो जाओगे। So, इसलिए अब लोग कार्ब्स से डरते हैं कि कार्ब्स नहीं खाना, नहीं तो हम मोटे हो रहे हैं। बट दिस इज अगेन, किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर आप एक्सेसिवली इनटेक करोगे तो उसका नुकसान होगा, अगर आप उसको अंडरटेक करोगे तो भी उसका नुकसान होगा। जी जी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जब सबसे तेज शुगर ब्रेकडाउन हुई ग्लूकोज में, फिर नेक्स्ट आसानी से ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होने वाला कौन सा कंपोनेंट है आउट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स? सो जैसे हमने बात किया कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अच्छा, यही इसका ऑर्डर है। एग्जैक्टली। सो कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दैट्स द वे इनकी हायरार्की होती है, जैसे वो एनर्जी बर्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रेशन विच इज वाटर। सो पहले तो यही बात करते हैं इनका सेलुलर वर्क क्या होता है। सो कार्बोहाइड्रेट का पहला काम ये होता है कि आपकी बॉडी में वाटर स्टोर करे एट द सेलुलर लेवल। अच्छा जी। हाँ। क्योंकि हम लोग 70% 75% पानी के बने हुए हैं जी। वी आर टेक्निकली बैग ऑफ वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट का पहला जो मैकेनिज्म होता है वो सेलुलर कंपोनेंट में पानी को रखना होता है सो दैट इट कैन स्टोर वाटर फॉर एडिक्वेट वर्क। दूसरा कार्बन, फिर उसमें से जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज एटीपी क्रिएट करने में हेल्प करता है हमारे को। जी। दैट्स द वे इट वर्क्स। जी। सो उसके बाद ये तो कार्ब्स की बात हुई, फिर जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन होने में समय ज़्यादा लगता है। अच्छा, अगर प्रोटीन कोई एक्सेसिव इनटेक करे, जी, कार्ब्स की एक्सेसिव इनटेक, उससे तो फिर वजन बढ़ा, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है बॉडी में। फिर जी, अगर प्रोटीन एक्सेसिव इनटेक हो जाए, जितना उसका शुगर ब्रेकडाउन हुआ, यूज हो गया, बाकी का क्या करेगा फिर वो? इवेंचुअली सेम थिंग हैपेंस विद द प्रोटीन एज वेल। ओके। सो कोई भी चीज़ हमारे शरीर को अगर नहीं चाहिए होगी तो शरीर या तो उसको एक्सक्रीट आउट करेगा या उसको स्टोर करेगा। जी। सो एक्सक्रीशन डिपेंड करता है कि आपकी किडनीज, आपके ऑर्गन्स कितना काम कर पाते हैं, अदरवाइज उसको स्टोरेज करना शुरू कर देती है बॉडी। सो एक्सेसिव एनीथिंग is the byproduct, the storage is the byproduct of that stuff. जी। So that way it works. जी। और फैट्स जो हैं तो अगर वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं तो इसीलिए उनको घी का एक चमचा ही खाया जाता है। और जो बाकी की चीज़ें हैं, अगर दाल खा रहे हैं तो उसकी पूरी कटोरी होती है, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक डाउन होगी, और घी का जो चम्मच है ब्रेक डाउन होने में वक्त लगेगा। करेक्ट। सो फिर वही बात आती है ना कि हर एक, जब खाने में हर एक चीज़ का अपना एक फ़ायदा है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप पुराने ज़माने के हिसाब से देखिए तो उसकी अहमियत है कि कितना चीज़ कितने में डालते हैं, सो दैट उसका एक बैलेंस बनना चाहिए। हमारा कोई भी जो खाना, अगर आप ट्रेडिशनल खाना देखिए, वो टेक्निकली बैलेंस फूड होता है। द पर्पस ऑफ बैलेंस फूड इज कि इट्स अ साइंस बेस्ड, राइट? आपका शरीर उसको कैसे यूज करेगा और उसको कैसे अब्जॉर्ब करेगा और उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करेगा। अच्छा, ये बताइए, जो होता है कि अबाउट 2000 कैलोरीज पर डे हमें खानी चाहिए जी, अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और ग्राम ऑफ फैट, वो कितनी कैलोरीज दे देते हैं? ताकि जो है ना कि न्यूट्रिशन को समझना, जहां से आपने बात शुरू की थी, जो इसका ये मैथमेटिक्स है, हाउ डज दैट वर्क, सो दैट उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकें? क्योंकि अगर ये मालूम होगा, लेबल बंदा पढ़ता है, लेबल पढ़ के भी कुछ नहीं पता लगता कि पढ़ तो लिया, इसका मतलब क्या है। लेकिन जो ये एक बेसिक फार्मूला है कि फॉर एग्जांपल फॉर 1800-2000 कैलोरी डाइट, कितनी क्वांटिटी किस कंपोनेंट की हो तो आपकी वो कैलोरी इनटेक पूरी हो जाती है। पूरा करने को तो 1800 कैलोरीज चाहे आप बिस्किट के खा लो 2 पैकेट हो जानी है पूरी। हाँ जी। पर उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलना। करेक्ट। सो कार्ब्स और प्रोटीन जो होती है आपकी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देते हैं। सो कार्ब्स एंड प्रोटीन्स दोनों आर इक्वल।
4 कैलोरीज। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। 4 कैलोरीज, yes. Okay. और वेरस आपकी जो फैट होती है वो 9 कैलोरीज देती है। फैट 1 ग्राम इज 9 कैलोरीज। 9 कैलोरीज, yes. ओके, तो इसके हिसाब से अगर फॉर समबडी हु इज डूइंग मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कभी सैर वैर करने चले गए तो चले गए, बाकी दिन में थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको फिर ये किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, गिवन कि कोई और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है? बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, इसमें हम कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं जी। हर बंदे का लाइफस्टाइल तो चलो है ही है, प्लस उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनका लेवल ऑफ देयर कंडीशनिंग ऑफ देयर बॉडी, इसकी कैसे वो बॉडी को फूड अब्सॉर्ब करती है। So there's a lot of things which comes in that. तभी 2000 कैलोरीज को एक जनरल स्टेटमेंट बनाया गया कि एक आम आदमी को 2000 कैलोरीज तक की रिक्वायरमेंट होती है। अब वही कुछ आदमी जो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होते हैं, जो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते हैं, उनको हो सकता है 1200 से 1500 कैलोरीज ही राज आएँ। वेयर एज सेम काइंड ऑफ पर्सन जो एक्टिव है, फिट है, जो काम भी कर रहे हैं, मेंटल वर्क भी है, फिजिकल वर्क भी है, तो उनको हो सकता है 2000 कैलोरी से ऊपर भी जरूरत पड़े। अच्छा, आपने जो बात कही ना मेंटल वर्क, जी, क्योंकि देखो जो कोई बंदा फिजिकल वर्क कर रहा है उसमें तो मालूम है कि बिजी है भाई, देखो जब काम करते हैं पसीनों पसीन हो गए और बुरी तरह से हाँफ गए, लेकिन जो बैठे काम कर रहे हैं, जिनका सारा दिमागी काम है, तो वो कैलोरी कंजम्पशन, ब्रेन आपकी कैलोरी कंजम्पशन कितनी के लिए जाता है? 20% ग्लूकोज आपको ब्रेन लेता है आपकी बॉडी का, टोटल 20%, यस। सो इट्स अ बिग अमाउंट। तभी यूजुअली आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा या जो लोग डेस्क जॉब पे काम करते हैं, दे कीप ऑन मंचिंग समथिंग। इसलिए एंड वो अनहेल्थी, वो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। टेक्निकली इट्स नॉट एन एम्प्टी कैलोरीज, बट इट्स एन अनडिजायर्ड कैलोरीज, बिकॉज हमें मालूम नहीं है कि हमें कैलोरीज कहाँ से रही है। इट्स जस्ट हमें उसको पूरत करनी पड़ती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली जब आप यू आर पुटिंग सम एफर्ट मेंटली, देन यू फील लाइक कि आपको कुछ चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग लो ऑन द सिस्टम। तो फिर जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो, या घरों में होता है कि भाई चाय बिस्किट खा लिया और पढ़ाई कर रहे हैं, या हम लोग डेस्क जॉब में जब जो लोग बैठे होते हैं वो स्नैक करते हैं, जैसे मंच कर लेते हैं, बिकॉज दे फील लाइक ईटिंग। यस, दैट इज नीडेड, बिकॉज एट दैट टाइम द ब्रेन इज वर्किंग टू हार्ड, तो उसको ग्लूकोज, ऑप्टिमल ग्लूकोज चाहिए होता है। और अगर ऑब्वियसली ब्लड शुगर लो होती है या ग्लूकोज लेवल लो होते हैं, सो यू फील लाइक ईटिंग समथिंग। धीरज भाई, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बॉडी में वाटर को स्टोर करते हैं ना, करेक्ट। तो इसीलिए जब कोई कार्ब्स छोड़ता है तो उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, उससे सेटिस्फेक्शन बड़ी मिलती है जी, कि जी देखो मैंने चावल खाने छोड़ दिए, मैंने आटा खाना छोड़ दिया, तो मेरा तो वजन कम हो गया। लेकिन जब शुरू करते हैं इसीलिए फिर दोबारा से वजन बढ़ जाता है। जी, यस, यही एक रीज़न होता है। और दिस इज़ अगेन अ शॉर्टकट आजकल जो लोग यूज़ करते हैं फॉर क्विक वेट लॉस। कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से छोड़ दो और सडनली आपका वेट डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है, 5-7 पाउंड 10 पाउंड। बट ये एक्चुअली बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का एक काम होता है वाटर स्टोरेज का जी, तो उससे आपका लेवल ऑफ वाटर बॉडी में सेलुलर लेवल पे कम होना शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है कि वेट कम हो गया, पर टेक्निकली वो वाटर वेट होता है। जहाँ पे आपने फिर खाना शुरू कर दिया, इट स्टार्ट्स एक्वायरिंग बैक अगेन। जी। अच्छा, जब कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी छोड़ता है, उनको आप यू गिव दोज अप, तो ऐसा लगता है कि भूख तो लगी हुई है कि इसके बगैर, रोटी के बगैर खाना कैसे खाएंगे, चावल नहीं खाए तो फिर उसके बगैर तो डाइट पूरी नहीं हुई, तो उसके फिर सब्स्टिट्यूट्स क्या बनते हैं? सो पहले तो मैं ये बोलूँगा छोड़ना नहीं है, लाइक छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी का जो डिजायर्ड फंक्शन है वो कार्ब, प्रोटीन और फैट से होना है, तो वो कार्ब, प्रोटीन और फैट से होना है। तो किसी चीज़ को भी अगर आप छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पनसेट करते हो, फिर डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। जी, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग नाउ डेज। फिर जब डेफिशिएंसीज आती हैं तो डॉक्टर फिर दवाइयाँ देते हैं या आपको टैबलेट्स देते हैं। जी, तो फोकस ऑन अ बैलेंस डाइट रादर देन एक स्पेसिफिक कि मुझे तो यही करना ये फूड ग्रुप माइनस कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया। तभी अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन इज द बिग थिंग। एग्जाम्पल, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल एक बेगल में अगर 70 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट, और अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, और आपने एक बेगल ही खा लिया मजे मजे में, स्वाद में, बाकी रेस्ट ऑफ द डे यू आर ईटिंग द फूड, सो टेक्निकली आपने ओवर कंज्यूम वैसे ही कर लिया उस चीज को। क्योंकि जो हम दाल वगैरह खाते हैं, दाल राजमा कुछ चने खाए, कार्ब्स उसमें भी हैं। देखिए, अब दाल राजमा में हम लोग लेके चलते हैं प्रोटीन सोर्स, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज होता है, पर उसका 60% जो कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दाल वगैरह में भी हाँ 60% कार्ब है। करेक्ट, वो जो 25 से 30% होता है वो प्रोटीन होता है। तो फिर राजमा के साथ जब चावल खा लेते हैं जी, तो वो तो कार्ब ओवरलोड हो गया फिर। आज के ज़माने में हाँ, पुराने ज़माने में ना। हाँ, आज के ज़माने में हाँ, बिकॉज
हमारी लाइफस्टाइल इतनी एक्टिव नहीं है पुराने ज़माने में ना, बिकॉज चावलों में जो अमीनो एसिड्स होते हैं और जो राजमा में अमीनो एसिड्स होते हैं उसको मिक्स करके कंप्लीट प्रोफाइल बनाई जाती थी प्रोटीन की, उसे कंप्लीट प्रोटीन कहते थे। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हमारे अमीनो एसिड्स कहाँ से, अब जैसे होता है अमीनो एसिड्स कहाँ से आ गए। सो द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि जो पुराने ज़माने की डाइट थी वो उस हिसाब से बनाई गई थी कि अगर हमारे को एक कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन देना है तो कैसे उसको कॉम्बिनेशन करें, नॉट स्वाद। स्वाद तो अब हम देखते हैं जी, पहले ज़माने में स्वाद बाद में देखा जाता, पहले न्यूट्रिशन को बनाया जाता था, फिर स्वाद उसका आउटकम होता था। जी। आजकल के ज़माने में ऑपोजिट हो गया, पहले हम स्वाद देखते हैं फिर न्यूट्रिशन देखते हैं। अच्छा, हमारे पास अब वक्त बहुत कम रह गया, ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कार्ब्स की बात करें, गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी में देर तक रहें और आराम से टूटें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप किनोवा की बात करते हैं, ओट्स की बात करते हैं, ब्राउन राइस की बात करते हैं, सो ये काइंड ऑफ आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। शकरकंदी खा सकते हैं? शकरकंदी इज वन ऑफ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ Carbohydrates which is complex and gives you a lot of minerals and vitamins as well. साइड बाय साइड अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो होते हैं जैसे बेरीज होती हैं, एप्पल होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू स्लो सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज। गुड सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन, ये ज़रूर बताइए कि जो वेजिटेरियंस हैं वो प्रोटीन कहाँ से पूरा करें? सो जो मैं यूजुअली सोर्सेज ऑफ डेयरी आर द इजी अवेलेबिलिटीज नाउ डेज। सो ग्रीक योगर्ट की बात करते हैं, कॉटेज चीज़ की बात करते हैं, सो दीज आर द इजी अवेलेबल फूड जो हम इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पनीर है, टोफू है, सोया रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी में हमारी प्रोटीन की पूरत कर देते हैं। सो दैट्स अगेन अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। कॉटेज चीज़? जी, Cottage cheese is something that is recommended. It's a good source of protein and calcium because dairy product है तो calcium भी होता है उसमें, plus obviously इसका component of protein is significant higher comparatively. Good fats कौन से हैं? अगेन सेम, जो फैट्स आराम से आपकी बॉडी को अच्छा ओमेगा 3 और ओमेगा 3 की प्रोफाइल दे वो है। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल हो गया, आपका एवोकाडोस हो गए, नट्स हो गए, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देसी घी? देसी घी अगेन इट्स एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ गुड फैट, डिपेंडिंग आप कितना खाते हैं। हाँ, आई थिंक बात तो वहीं आ जाती है, बात तो वहीं आती है कि आप कितना यूज़ करते हैं अपनी डाइट में। जी, आई थिंक वो जो एक फॉर्मूला है ना याद रखने वाला कि कार्ब्स एंड प्रोटीन 1 ग्राम इज 4 कैलोरीज, जी, फैट इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। जी, तो अगर वो याद रखें और उसके हिसाब से अगर सिलेक्शन की जाए, क्योंकि अगर कोई ये देखे कि अच्छा आपने कोई प्रोसेस्ड फूड का पैकेट उठाया, आप उसमें देख रहे हो अच्छा इसमें 20 ग्राम कार्ब है तो मतलब कि 80 कैलोरीज ही हुई, लेकिन अब वो जो गुड कार्ब्स की बात हमने जो अभी की, इसीलिए वो ज़रूरी है कि कार्ब्स वैसे सोर्सेज से ना लिया जाए जिसको खा भी लिया, पेट भी नहीं भरा, उसके बाद लगा कि मुझे तो अभी भूख लगी है, खाना तो खाना है। करेक्ट। शकरकंदी का अगर आपने खा लिया एक बोल, इवन एक शकरकंदी अच्छे से उसमें नींबू वगैरह, इट कीप्स यू फुल। यस। अच्छा, मैं उसका एक दूसरा तरीका ये भी बताता हूँ कि कार्ब्स और प्रोटीन को अगर आप बैलेंस कर लो, जितना कार्ब्स खा रहे हो उतना प्रोटीन खाओ। अच्छा, यू विल बी फुल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो कैलोरीज के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से? दोनों के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आप कैलोरीज काउंट नहीं कर सकते हो, जी, आपने एग्जांपल 20 ग्राम कार्ब्स लिया तो 20 ग्राम प्रोटीन ले लो। तो जैसे अगर आपने एक बोल बनाया, क्योंकि वो 4 कैलोरी, ठीक है, जी जी, सो इट्स एन इक्वल कैलोरीज, राइट? तो कैलोरीज अगर आप काउंट नहीं कर सकते, पर अगर आपको एक अंदाज करना है कि मुझे एक मील खानी है, तो मील में आप ये लेके चलो कि अगर मैंने थोड़ा सा कार्ब्स लिया तो थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया। हैंडफुल की बात कर लो, हैंडफुल ऑफ कार्ब्स एंड हैंडफुल ऑफ प्रोटीन, अगर आप उसको मिक्स कर लोगे तो आपकी जो मील होगी वो डेंस हो जाएगी, एनर्जी डेंस भी हो जाएगी और इट विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आपकी जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है वो बढ़ जाएंगे, आपकी जो भूख है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाएंगे। धीरज भाई, बातें तो इसके साथ जुड़ी और भी बहुत सी हैं, सवाल मन में बहुत से आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त और इजाज़त नहीं दे रहा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।